नमस्कार दोस्तों, एसपीजे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो राजभाषा। राजभाषा से महत्वपूर्ण सभी पॉइंट को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू एक एक करके सभी मुद्दे पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। दूसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद 15 वर्ष तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। तीसरा पॉइंट है, 1964 में जब भारत सरकार को हिंदी को देश के एकमात्र राजभाषा बनाने की अपनी योजना पर गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसी कारण है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अभी भी किया जाता है। अगला जो टॉपिक है, संघ की राजभाषा। चलिए एक एक अनुच्छेद करके देखते हैं। अनुच्छेद 343, इसके बारे में अभी चर्चा किए थे, संघ की राजभाषा। दूसरा है अनुच्छेद 344, राजभाषा पे संघीय आयोग और समिति क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद अनुच्छेद 345, किसी राज्य की राजभाषा या भाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 347, किसी राज्य के जनसंख्या की एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। उसके बाद अगला टॉपिक है, ये न्यायपालिका की भाषा। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। उसके बाद अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ कानून को अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। इसमें है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। 8वीं अनुसूची में कब कब संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, चलिए देखते हैं सभी को। 1950 में मूल रूप से 14 भाषाएं को संविधान में शामिल किया गया था। दूसरा, 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तीसरा, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, आप देख लीजिए। 2011 में 96वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उड़िया शब्द को बदलकर ओडिया कर दिया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं सांस्कृतिक भाषा। भारत में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसे सरकार द्वारा सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। देखते हैं 6 कब और कौन सी भाषा। 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से पूछेंगे सांस्कृतिक भाषा किसे नहीं दिया गया। इसमें से 3 भाषा दिया जाएगा, एक भाषा जो शास्त्रीय भाषा नहीं है उसको देकर सवाल पूछ सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।
अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि यह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत का सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसके बाद है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963। इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए और संसद के कामकाज के संचालन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी को निरंतर प्रयोग का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच किया जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक भाषा। एक राष्ट्र एक हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा होने के संबंध में वाद विवाद आज़ादी से पहले ही चली आ रही है। गांधी जी के अनुसार एक राष्ट्रीय भाषा में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला, आम जनता और सरकारी अधिकारियों के सीखना आसान होना चाहिए। दूसरा, देश के अधिकांश लोगों की भाषा होना चाहिए। तीसरा, कुछ अस्थायी या तत्काल हित के आधार पे चुना नहीं जाना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं, इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए, हालांकि इस दृष्टिकोण की समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भारी आलोचना और विरोध किया गया। अच्छा, इस एक राष्ट्र एक भाषा के पक्ष में भी दो तरह के लोग थे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। देखते हैं पक्ष के तर्क क्या थे और विपक्ष के तर्क क्या थे। पहले देखिए पक्ष के तर्क को देख लेते हैं। पक्ष का तर्क था बंधुता की भावना को बढ़ावा, प्रभावी प्रशासन, सेवा वितरण में वृद्धि, भारत को एक वैश्विक पहचान देने के लिए सरकारी धन तथा समय की बचत, समझ और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा। जबकि इसके विपक्ष में देखते हैं, विपक्ष में क्या था? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, विविधता के विरुद्ध, संघीय मुद्दा, हिंदी साम्राज्यवाद, आम समिति का मुद्दा, एक देश एक भाषा का विचार, अलगाववादी प्रवृत्ति और अंग्रेज़ों की अनिवार्यता। चलिए दोस्तों, ये राजभाषा यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।